नमस्कार, आप सभी के आईडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल का अध्याय 4 मानचित्र को पढ़ेंगे। अध्याय 4 मानचित्र को पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा शॉर्ट चैप्टर है, बस बेसिक कुछ जानकारी है, उनके बारे में हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी या सतह पर खींचा गया चित्र है। एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, बेटर दिखेगा। कुछ मानचित्र एक छोटे से क्षेत्र एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। देखिए, मानचित्र बनाना एक आसान बात भी नहीं है। आपको इस पर एक नियम लागू होते हैं जो उसको फॉलो करना है। किसी भी क्षेत्र का आकार, किसी भी वस्तु का आकार उसी औसत में छोटा होगा जिस औसत में मानचित्र की आप भुजाओं को छोटा करेंगे। और मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब यह एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र एक ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ नीचे वर्णित हैं। देखिए, मानचित्र में होता क्या है कि बहुत ही कम चीज़ें दिखा पाते हैं, क्योंकि अब इतने छोटे से ग्लोब पर इतना डिटेल्स कैसे दिया जा सकता है, बाकी लिखने को जगह नहीं रहेगी। इस वजह से मानचित्र को अलग अलग टाइप से विभाजित किया गया और मानचित्र में उसके एक एक पैमाने को उठाकर मानचित्र बनाया जा सकता है ताकि उसमें ज़्यादा डिटेल्स मिल सकें। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों, नदियों, मैदानों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाला मानचित्रों को भौगोलिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। अब राजनीतिक मानचित्र क्या है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं वही पॉलिटिकल मैप। अब एक आता थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के कितने टाइप? प्राकृतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। इनके 3 मेन घटक हैं। पहला, दूरी। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा सा कागज पर एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। और यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थलों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी सी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाने को चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात की बात समझ में आए कि इनका ऐसा नहीं कि किसी को इसका रेशियो बराबर होगा, अनुपात बराबर होगा एक पर्टिकुलर अनुपात में। जैसे कि आपको मानना पड़ेगा जैसे कि कहीं आपको 500 मीटर की बात की, आपने माना कि 500 मीटर को हमने 1 सेंटीमीटर में बनाया। उसी एवरेज में जो आप कम करेंगे वही बना हुआ मानचित्र पूरे तरीके सही कहलाएगा। ठीक है, तो वो आपको इसका यूनिट लिखना पड़ेगा किस इकाई में आप बना रहे हैं। जब बड़े क्षेत्र वाले मानचित्र जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम
लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल को के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसके छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। कैसे छोटे पैमाने वाले? जब एक छोटे से क्षेत्रफल के भाग को बनाना होता है, जैसे कि आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र को लेते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी को हम 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अब पेज तो उतना ही है, जगह कम बनानी तो उसके हम यूनिट यानी दूरी को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार जब मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं, इस प्रकार के मानचित्र को क्या उनसे बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। सिंपल सी बात है, कम जगह में की चीज़ को अगर बड़े से पेज में बनाएंगे तो हमें अधिक जानकारी मिलेगी। जैसे एक एग्जाम्पल है मानचित्र का, देखिए बाकायदा इसमें ये रास्ता बनी हुई है, ये एरिया आपका गार्डन हो गया, ये कोई सामुदायिक केंद्र है, ये आपका पेड़ है, देखिए ये क्या हो गया सिंबल, ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये आप कुछ दुकानें बनी है, विकास कोई व्यक्ति घर है, शीला घर, ये कुछ घर बने हुए हैं, फलोद्यान यहाँ पे फलों की खेती होती है, ऐसा कोई बागान है, तो ये कुआं है, सिंबल दे दिया, इसका कुआं का सिंबल है। ये मीटर का पैमाना दे दिया कि कितने मीटर कितने से 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के हिसाब से, तो 50 मीटर है तो इसको कितना 5 सेंटीमीटर बनना चाहिए। इस हिसाब से इसको हम पैमाने पर मान के करेंगे। किसी गांव का मानचित्र है, दिशाओं को ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं, उत्तर दक्षिण, और इसके बाद में ये पूर्व पश्चिम, फिर इसकी दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, और ये उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। क्लियर? अब बात करते हैं दिशा की। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसका अर्थ ऊपर की ओर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। कौन सी? उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर रेखा के बारे में जानते हो तब आप दूरी दिशाओं और जैसे पूर्व पश्चिम तथा दक्षिणी के बारे में पता लगा सकते हैं। जब एक दिशा में तो बाकी दिशाएं हम क्लियर कर लेंगे। अब 4 मुख्य दिशा कौन सी? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिखाया गया है, इस आप बात कर चुके हैं। वे प्रधान दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान का सही पता लगाया जा सकता है। ये आपका एक दिक्सूचक यानी कंपास। क्या है? कंपास। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य बिंदुओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है, जो चुंबकीय सुई उसमें सुई होती है, तो उसकी जो दिशा हमेशा किधर? उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है, उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। अब अगला पॉइंट आता है प्रतीक। यदि किसी मानचित्र में तीसरा प्रमुख घटक वो क्या है? मानचित्र। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुल, वृक्षों, रेल पटरियां, कुएं आदि को दिखाना संभव नहीं है। अतः इसीलिए वे निशान निश्चित अक्षरों के द्वारा छायांकित रंगों से क्षेत्रों में तथा क्षेत्रों का उपयोग करके उनको दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से, अब जब बात ही नहीं तो कैसे जानेंगे, तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी स्थानों से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के कारण उपयोग में संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक, और ऊपर ग्राफ दिया था अभी देखते हैं।
विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का उपयोग जलाशय के लिए, भूरे रंग का उपयोग पर्वतों के लिए तथा पीले रंग का उपयोग पठार तथा हरे रंग का उपयोग मैदान या घास को दिखाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं वो जो रूढ़ प्रतीक हैं कौन कौन से। जैसे यहाँ पे ग्रीन, इसका मतलब पेड़। ये ब्राउन मतलब पहाड़ी, ब्राउन मतलब पहाड़ी है कोई। ये विद्यालय, ये कोई हॉस्पिटल हो सकता है, ये रेल लाइन हो सकती है, ये सड़क है। हाँ, ये कोई चर्च बना हुआ है, मंदिर है, कुआं है, बेल यानी एक चर्च है आपका, ये हो गया पीटीओ। तो ऐसे एक सिंबल जो भी आप मान लें उस प्रकार से सिंबल। अच्छा ये देखिए, रेलवे लाइन के कुछ ऐसे निशान दिए जा सकते हैं, ठीक। मीटर लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, इस प्रकार से। कच्ची पक्की सड़कों को ऐसे डिनोट है, ये उसके अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए हो गया। नदी, कुआं, तालाब का एक सिंबल है, कुआं का ये डॉट है गोल ऐसे। मंदिर, घर, गिरजा, मस्जिद, ऐसे निशान बना सकते हैं। जिस सिंबल को आप जैसा निशान देंगे वो एक तरीके से वो माना जाएगा, और साथ ही साथ उसकी एक ग्लोबल पहचान है इन सिंबल्स की, तो उसका ध्यान रखें और आगे किसी भी मैप को पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे ये किसी गिरजाघर का पार्ट है, माफ़ करना, क्या है, गिरजाघर का पार्ट है। और बेल यानी कुआं, कहीं भी एक छोटा सा डॉट लगा लो, मान लो कि बेल है, सॉरी वेल। अब आगे बात करते हैं रेखा चित्र की। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता होती है, वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है या दे सकता है आपको। इस प्रकार से कच्चे आरेखण को बिना पैमाने के सहायता से खींचा जाता है तथा इसके रेखा चित्र को मानचित्र का मतलब इस प्रकार के मानचित्र को कौन सा रेखा चित्र मानचित्र, यहाँ पर पैमाना का उपयोग नहीं होता है। नॉर्मल ऐसे बना दिए कि आप ऐसे जाएंगे, दाएं जाएंगे, बाएं जाएंगे। अब बात करते हैं खाका की। एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया जो रेखा चित्र है वो खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जैसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। मतलब कोई मैप है, उस पर उसको तो नहीं दिखा सकते यहाँ पर क्या बना, कितना लंबा चौड़ा, तो उसका एक अलग स्केच तैयार कर सकते हैं कि पर्टिकुलर उस चीज़ को, और उसको हम उसका खाका कहते हैं। अब इस पर कुछ प्रश्न दिए गए, इनको आप लोग प्लीज़ देखें और इनको हल करने की कोशिश करें। इसी चैप्टर से ही, बाहर से कुछ भी नहीं है, और ये आगे छोटी छोटी चीज़ें अगर जानेंगे तो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में बड़ी आसानी मिलेगी। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र। अरे वृक्षों के वितरण, वृक्ष किस में आएंगे, भौतिक में आएंगे, थीमेटिक में, राजनीतिक। सिंपल राजनीतिक में सीमाएं होती हैं, देश होते हैं, राज्य होते हैं, गांव होते हैं, शहर होते हैं। पर भौतिक का मतलब फिजिकल मतलब इसमें आप समझ सकते हैं। बाकी नहीं बताऊँगा, अभी आप भी कुछ प्रयास करें। नीले रंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है बताइए, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सा हो सकता है। नीले रंग का इस्तेमाल किस में है, पानी है, पर्वत है, मैदान है, पठार है, क्या है। दिक्सूचक का उपयोग का उपयोग के प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा को दिखाने के दूरी नापने के लिए, किसके लिए बताइए करते हैं, कंपास का उपयोग। पैमाना आवश्यक है क्यों, मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न हैं और उनको आप लोग हल करने की प्लीज़ कोशिश करें, और साथ ही इस चैनल के साथ जुड़ें ताकि आपको आगे आने वाली ज़रूरतों के वीडियो समय समय पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से जुड़ने वाले सभी छात्राओं को समय पर बेसिक से लेकर जानकारी मिल सके और वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। अगेन दोस्तों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।